Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be in best of your health and ready to grab the last class of this very chapter, that is Kingdom Animalia. आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, और इस दुआ के साथ क्या तरह आप लोगों को तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने जहन में ज़हन नशीन करने की सारी अता फरमाए और आप अपनी फाइनल मंजिल तक ज़रूर पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास मैमेलिया। जो क्लास मैमेलिया है, इससे मुराद मेरे पास है दूध देने वाले जानदार। राइट, आइए हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के और कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी मेरे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, और इन तमाम बातों को स्टडी करने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर ज़ूलॉजिस्ट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास मैमेलिया की। हस्ब हमने क्या लिखा है हम लोगों ने? डायग्नोस्टिक फीचर। ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें क्लास मैमेलिया को पहचानने में हेल्प करेगा? तो उसके लिए आंसर ये है स्टूडेंट्स के वेरी फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मेमे। प्रेजेंस ऑफ मेमे, और ये जो वर्ड है मेमे, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट, और इसका मतलब होता है मिल्क ग्लैंड्स। ब्रेस्ट और मिल्क ग्लैंड्स। इससे बात मेरे पास ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जानदारों को एक ऐसे ग्लैंड से नवाजा है कि दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मिल्क। व्हाट इज द यूजेज ऑफ दिस मिल्क? डेफिनेटली जो बेबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, इट इज़ नॉट सेल्फ सस्टेन्ड इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेचर ने इनको क्या दे दिए? मिल्क ग्लैंड्स, जिससे ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर सकते हैं? नर्चर कर सकते हैं, उन्हें पाल सकते हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं। सो दैट वेरी ग्लैंड दैट इज यूज्ड टू नर्चर द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज मिल्क ग्लैंड। राइट, यू कैन सी here the different pictures of the animals and their of course milk glands. इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड फीचर। सेकेंड फीचर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स। मोर और लेस ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक और पहचान है किन की? क्लास मैमेलिया की। लेकिन डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग इस ऑर्गेनिज्म को देखें, दैट इज द व्हेल, दैट इज द डॉल्फिन, तो इस वाले केस में इन ऑर्गेनिज्म ने सेकेंडरीली अपने एक्सटर्नल ईयर्स को लॉस कर दिया ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट इन वाटर इन्हें कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। लेकिन अगर मैं इनकी डेवलपमेंटल स्टेज को देखूं तो मुझे उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स भी नजर आते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज अनदर कैरेक्टर। प्लस अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है एक और फीचर, एंड दैट वेरी फीचर इज कॉल्ड एज हेयर्स। कि इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स आर प्रेजेंट। आपको याद है कि अगर मैं स्केल्स की बात करूं तो स्केल्स मुझे फिशेस में भी नजर आए थे, और स्केल्स मुझे रेप्टाइल में भी नजर आई, और स्केल्स मुझे एव्स में भी नजर आए। लेकिन मैमल्स के अंदर ये वाला करेक्टर मीन स्केल, इट वॉज रिप्लेस्ड by the hair. तो hair is another diagnostic feature of the class Mammalia. तो हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि ये वाले तीन फीचर्स जिन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं कि ये क्या होंगे? मैमल्स होंगे। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, एंड नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट होगा डेफिनेटली हम उन्हें क्या बोलेंगे कि दोज आर द मैमल्स। नाउ देखना ये है कि इस पर्टिकुलर टर्म मींस मैमेलिया को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने कॉइन किया? तो आंसर इज द वेरी फेमस taxonomist, ever greatest taxonomist of the, you can say, biology history, that is Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus was the scientist who first of all coined the term mammalia for the organism that can produce milk.
or that have got the memory glands. Now we want to see the next thing, and that next thing is evolutionary status. हम बायोलॉजिस्ट इस बात पर बिलीव रखते हैं कि these particular organisms they are at the top of evolutionary tree, evolutionary clade, evolutionary diagram के बिल्कुल टॉप पे हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है हजरत मैमल को, हजरत इंसान को. तो सवाल ये है, पहले लिख देते हैं कि दे आर एट द टॉप ऑफ एनिमल हायरार्की, राइट. तो ये एनिमल हायरार्की में बिल्कुल टॉप पर है, एनिमल क्लैड में सबसे टॉप पर है. उसकी रीजन हम लिख रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज ने इस नातवा से इंसान को दुनिया के ऊपर रूल करने का मौका दिया, कैन यू गेस दैट वेरी थिंग? क्या हमारी ताकत किसी एलिफेंट से ज्यादा है? तो आंसर इज नो. क्या हमारी ताकत या हमारी स्पीड चीता से ज्यादा है? तो आंसर इज नो, राइट. क्या हमारी विजन किसी ईगल से ज्यादा शार्प है? तो आंसर इज नो, राइट. तो फिर अल्लाह ताला ने हमें अपना नाइब, अपना खलीफा क्यों बनाया? तो आंसर इज वेरी सिंपल. अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज से नवाजा उसे किसी और चीज से, उससे किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं नवाजा. दैट इज द विजडम, दैट इज द अकल. जब ये अकल वाला ऑर्गेनिज्म दुनिया में क्रिएट हो गया तो अल्लाह ने क्या कहा कि लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनि तक़वीम. तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्राइटेरिया है दुनिया पे छाने का, रूल करने का, वो क्या था? विजडम और अकल. और मैंने आपको फिश वाले टॉपिक में भी ये बात पढ़ाई थी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे वही रूल करेगा. तो इस रेफरेंस से अगर मैं वर्टिब्रेटा के अंदर 5 क्लासेस को कंपेयर करूं, पाइसेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स एंड देन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो जिस ग्रुप के अंदर मुझे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन नजर आते हैं, दैट इज द मैमल. और अगर मैमल में भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? तो आंसर इज डेफिनेटली इन आवर ब्रेन. सो दैट्स व्हाई वी आर एट द टॉप. लेकिन हमारे जो एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन अदर मैमल्स हैं, दे आर स्टिल लाइंग एट द टॉप. तो रीजन क्या हुई मेरे पास? डेफिनेटली मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स. ठीक है, यही बेसिकली हमारी क्या है? अक्ल सलीम है. यही हमें क्या दे रही है? कॉग्निशन, रीजनिंग, लॉजिक्स, राइट. इसी से हम सिंपल चीज़ों को मिला के कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं और सिंपल चीज़ों को छोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड. गॉट द पॉइंट? नाउ वी वांट टू सी आवर ओरिजिन. हम मैमल्स का ओरिजिन कहाँ से है? तो लुक एट दिस वेरी डायग्राम और दिस वेरी क्लैड. इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक एवोल्यूशनरी लाइन है और इस एवोल्यूशनरी लाइन में हम जुदा होना शुरू हुए. हम बात मैमल्स जुदा होना शुरू हुए कहाँ से? रेप्टाइल से. इसका मतलब ये है कि हमारे एंसेस्टर्स रेप्टाइल्स थे, राइट. और आप इसको और फोकस करें तो पता चलेगा कि इन्हीं रेप्टाइल से क्या डेवलप हुए थे? बर्ड्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेप्टिलियन स्टॉक 2 ऑफ शूट्स में डिवाइड हो गई, ये बाइफरकेट हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक ब्रांच से क्या बन गए? मैमल. और दूसरे से क्या बन गए? बर्ड्स. तो हम लिख सकते हैं कि ओरिजिन वाइज मैमल्स आर रेप्टिलियन इन ओरिजिन. रेप्टिलियन, राइट. रेप्टिलिया, our ancestors were belonging to class reptilia. तो क्या किसी भी रेप्टाइल से हम डेवलप हुए हैं? तो आंसर इज नो. हमारे रेप्टिलियन एंसेस्टर्स का भी एक स्पेसिफिक ग्रुप था और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं? कोटिलोसॉर्स. कोटिलोसॉर्स. राइट. कोटिलोसॉर्स. कोटिलोसॉर्स ये कौन होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर बेसिकली रेप्टाइल्स. उनकी वजह शोहरत क्या है? कि दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ द मैमल्स. हम ये दावा कैसे कर सकते हैं?
हमारे इस दावे के पीछे रीज़न क्या है या लॉजिक हमारे पास क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास ये है स्टूडेंट्स कि जब हम क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशन हमें डिफरेंट किस्म के क्या नज़र आते हैं, फॉसिल्स। और उन पर्टिकुलर फॉसिल्स को मैं देखूं तो आई एम मोर डेफिनेट अबाउट व्हाट द ओरिजिन ऑफ मैमल्स, बिकॉज कि अगर मैं मैमल्स की बोन्स को देखूं और इन कोटिलोसॉर्स की बोन्स को देखूं तो दे आर मोर ऑसिफाइड, दे आर मोर कैल्सिफाइड। तो जब वो ज़्यादा ऑसिफाइड है, ज़्यादा कैल्सिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि उनके फॉसिलाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फॉसिल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं? डेफिनेटली फ्रॉम द बर्ड्स। आपको पता है कि जो बर्ड्स की बोन्स हैं वो बहुत होल होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, वो तेज़ी से डिके हो सकती हैं, उनकी प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन का चांसेस बहुत कम है। सो अगर मैं मिसिंग कनेक्टिव्स की बात करूं तो वो बर्ड्स में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कनेक्टिंग लिंक्स की बात करूं आपस में, मीन्स उनके इंटरमीडिएट्स की बात करूं, तो वो मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं किसमें, एनिमल्स के, सॉरी मैमल्स के केस में। सो वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम द कोटिलोसॉर्स बिकॉज वी हैव almost found all evolutionary stages that basically give rise the evolution of the mammals from the birds। तो वो बात हम यहाँ पे लिखते हैं। रीजन हमारे पास ये है कि we have strong bones, and these particular strong bones they can be transformed into fossils और इसके फॉसिलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट्स वाई कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। अब सवाल ये है कि हम लोग किस पीरियड से हमारी एक ऑफ शूट डेवलप होना शुरू हुई। तो जाहिर है भाई ये वही पीरियड होगा कि जब दुनिया पे कौन रूल कर रहे होंगे, डेफिनेटली रेप्टाइल्स। तो आपको पता है कि रेप्टाइल्स का पीरियड कौन सा था? एक्सेलेंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जे स्टैंड्स फॉर जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड से हमारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ। जुरासिक पीरियड से हमारे जद्द अमजद, हमारे एंसेस्टर्स ने अपने आप को लैदा करना शुरू कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया, मुमताज़ करना शुरू कर दिया फ्रॉम द रेप्टाइल्स, राइट। क्या हमारे पास इसी कोई एग्जाम्पल है? क्या इसी कोई और फीचर हमें मिल सकता है स्टडी करने के लिए? इन बातों को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि कोटिलोसॉर्स, और जो कोटिलोसॉर्स थे ये मैंने बोला किस पीरियड में मौजूद थे? डेफिनेटली जुरासिक पीरियड में मौजूद थे। कौन थे ये लोग? रेप्टाइल। दे वर ट्राइंग टू लीव द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स एंड ट्राई टू इवॉल्व इनटू द न्यू ग्रुप। और सवाल ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते थे, उनका हैबिटेट मेरे पास क्या था? तो आंसर इज दे वर आर्बोरियल इन नेचर। Whenever we use the term arboreal और boreal, तो इसका मतलब ये होता है कि they were basically dwellers of the trees। तो ये आमतौर पे ट्री के inhabitants थे। They were inhabitants of the trees, दरख्तों पे रहते थे। और अगर मैं इन पर्टिकुलर कोटिलोसॉर की बात करूं तो उनका जो साइज था it was nearly equal to the mice। तो ये किसी चूहे के साइज के बराबर इनका साइज था। क्या हम किसी ऐसे कोटिलोसॉर की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिसके फीचर्स मैमल जैसे भी हों, या कोई ऐसा मैमल जिससे कैरेक्टर्स रेप्टिलियन भी हों? तो आंसर इज यस। तो उसका नाम मेरे पास क्या है? वेरानॉप। आपने स्पेल याद रखनी है, VARANOPE, वेरानॉप। सो दिस वेरी ऑर्गेनिज्म वेरानॉप, लुक एट इट्स डायग्राम। आप एक उसके इमेज को देख रहे हैं कि इसका साइज किसी माइस की तरह से है, और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर रेप्टिलियन है और कौन कौन से मेमेलियन है इन द नेक्स्ट यू कैन से फ्यू मिनट्स। लेकिन देखना ये है कि ये पर्टिकुलर वेरानॉप हमें मिला कहाँ, इसके फॉसिल हमें कहाँ से मिले? तो आंसर है कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्सास। तो टेक्सास के अंदर हम लोगों को इसके फॉसिल मिले थे, और वो वाले फॉसिल आज भी डेफिनेटली टेक्सास के म्यूजियम में प्रेजेंट है। अब
जैसे मैंने डिस्कस किया कि इस वेनॉप को स्टडी करने के बाद मुझे क्या पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट इंटरमीडिएट है रेप्टाइल और मैमल के दरमियान में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 50% जो कैरेक्टर्स थे वो रेप्टिलियन थे और जो 50% कैरेक्टर्स थे वो मैमेलियन थे। 50% क्या थे? रेप्टिलियन, और 50% क्या थे मेरे पास? मैमेलियन। आए कोशिश करते हैं कि इन तमाम कैरेक्टर्स को हम थोड़ा फाइंड आउट करें। नंबर 1, व्हाट आर द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स? नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ क्लॉज। इसके पास क्लॉज प्रेजेंट थे और इन क्लॉज के ऊपर मुझे स्केल्स नजर आते थे, राइट। और ये वाले ऑर्गेनिज्म अभी भी एग ले करते थे। तो ये जो कैरेक्टर्स थे ये सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स में प्रेजेंट थे। और अगर मैं इनके एग की बात करूं तो इनका जो एग था इट वॉज लेदरी। आपको याद है कि जो लेदरी एग है इट वॉज फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। तो क्या इनके पास मैमेलियन कैरेक्टर भी हैं? तो यस, दे हैव गॉट मैमेलियन कैरेक्टर्स। नंबर 1, दे हैव गॉट द मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ फर, प्रेजेंस ऑफ हेयर जिसे बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, राइट। फिर अगर आप इनको देखें तो यहां पे इनकी जो स्कल की शक्ल है वो भी किसी रेप्टाइल से मिलती जुलती है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं टीथ है, दे आर मच मोर लाइक मैमल्स। तो इस लिहाज से हमें इन दोनों के इसके अंदर कैरेक्टर्स नजर आते हैं, बोथ मैमेलियन एंड रेप्टिलियन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर बुक। वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम मैमल बोलते हैं ये किस ईरा में, इट इज नॉट द पीरियड। आपको पता है ना कि पीरियड एक छोटा चंक ऑफ टाइम होता है, ईरा एक बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम है, राइट। वी डिवाइड ईरा इनटू पीरियड्स। अगर आप लोगों को अपनी इसी फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में आर्टिकल याद हो, राइट, पढ़ा था आप लोगों ने कि लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड टाइम एक आर्टिकल था हमारा, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने ईरा को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था। अब हम ईरा की बात करते हैं। तो किस ईरा में ये वाले ऑर्गेनिज्म दुनिया पे रूल करके डोमिनेट कर गए? आई एम टॉकिंग अबाउट यू मींस मैमल्स। वो क्या था स्टूडेंट्स? सीनोजोइक ईरा। बहुत बड़ा लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे कि ये वाले ऑर्गेनिज्म सीनोजोइक ईरा में इस पूरी दुनिया के ऊपर छा गए या रूल कर गए। सो लेट्स मूव to the characters of the mammals, and for this purpose we have to go to the next column of the board. Yes, my dear students, general characters of the mammals or general characteristics of the mammal, very simple, not very difficult. हंस पे लिखेंगे diagnostic feature। तो सबसे पहला फीचर आपको पता है कि क्या है इसके ऊपर? प्रेजेंस ऑफ कोर्स मेमोरी ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड्स इन्हें हम बोलते हैं, और इसे ब्रेस्ट भी कहा जा सकता है। तीनों नाम का एक ही मतलब है। फिर एक और चीज़ जो यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा यू कैन से आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, वो है कि इनके पास एक ख़ास किस्म की स्किन है, और वो पर्टिकुलर स्किन किस से प्रोवाइडेड है? डेफिनेटली विद द हेयर्स इंस्टेड ऑफ फेदर्स और स्केल्स। तो इसके पास हेयर्स एक डायग्नोस्टिक फीचर है। प्लस अल्लाह ताला ने इनको स्किन के अंदर ख़ास किस्म के क्या दे दिए हैं? ग्लैंड्स दे दिए हैं। ये वाला फीचर ऑल द प्रिमिटिव है, लेकिन जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लैंड हमें यहाँ नज़र आते हैं मैमल्स में वो कहीं और नज़र नहीं आते। तो आए हम लोग इसकी स्किन के ग्लैंड्स की बात करते हैं। लास्ट थिंग इज ग्लैंड्स ऑफ स्किन। तो इसकी स्किन के 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं, राइट। आए हम ऐसा करते हैं कि उनको यूं लिख लेते हैं, समथिंग लाइक इट। तो 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं मेरे पास। सबसे पहली किस्म के ग्लैंड को हम नाम देते हैं, चूंकि वो पानी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या वाटरी होते हैं, हम लिखते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स। दूसरी किस्म के ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस ऑयल्स इन द स्किन, लिहाजा हम उन्हें ऑयली ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स का नाम देते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। और जो थर्ड किस्म के ग्लैंड हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स फॉर द मैमल्स, एंड दोज आर कॉल्ड एज सेंट ग्लैंड्स। सेंट ग्लैंड्स।
हम लोगों ने इनको इनकी एक्टिविटी की बेस के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के नाम भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, हम वाटरी ग्लैंड्स को या स्वेट ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, राइट, सुडोरीफेरस। और जो नंबर 2 ग्लैंड है उन्हें हम नाम देते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स का। सेबेशियस, आपको पता है कि हमारे ईयर्स में सीबम या वैक्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। आप लोगों की स्किन सॉफ्ट रहती है, सर्दियां और गर्मियां इसको क्रैक होने से बचाने वाले ग्लैंड भी क्या हैं? डेफिनेटली ऑयल ग्लैंड्स हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट रहती है। और अगर हम थर्ड ग्लैंड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन द लाइव्स ऑफ द मैमल्स। आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट किस्म के लॉयंस हैं और टाइगर्स हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से रगड़ते हैं या उन ट्रीज पे अपना यूरिन थ्रो कर जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट सम मार्क्स। एवरी यू कैन से ऑर्गेनिज्म हैव गॉट इट्स ओन बॉडी परफ्यूम एंड दैट वेरी बॉडी परफ्यूम इज कॉल्ड एज फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स इन ऑर्गेनिज्म को अपना टेरिटरी डिफाइन करने में, अपने मेट को आइडेंटिफाई करने में भी काम आ रहे होते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और अपने डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इन किस्म के ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं ओडोरीफेरस, 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 ओडोरीफेरस ग्लैंड्स। तो 3 किस्म के ग्लैंड्स इन ऑर्गेनिज्म के स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड एज सुडोरीफेरस, ऑयल कॉल्ड एज सेबेशियस एंड सेंट ओडोरीफेरस। रिमेंबर, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, राइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड एज द स्कल। आपकी बुक में स्कल के जो फीचर्स है वो डिफरेंट जगहों पर स्कैटर्ड है। मैंने क्या किया है कि मैंने स्कल मेरे यहाँ से लेके इस चिन तक का जो एरिया स्कल, मैंने इसके सारे फीचर्स एक ही जगह बॉक्स कर दिए हैं, सो दैट कि आप इसमें से कोई चीज़ मिस ना करें। हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ द स्कल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज जॉज। आपको पता है कि हमारे पास जॉज प्रेजेंट है, एक ही अपर जॉ है जो मेरे इस अपर लिप से स्टार्ट हुआ मेरे ऊपर स्कल तक जाए। इट इज इमोबाइल, इट कैन नॉट मूव। लेकिन अगर मैं अपने लोअर जॉ की बात करूं, दिस वन इट इज मोबाइल, देयरफॉर तो मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं। अगर मुझे इस वाली जॉ को मूव करना होता शायद मैं बहुत मुश्किल से बोल रहा होता। तो नेचर ने क्या किया कि मेरे स्कल के 2 पार्ट कर दिए। अपर जॉ दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेनी बोन्स, यहाँ पे बहुत सारी बोन है। ये मेरे पास पैलेटाइन है, टेम्पोरल है, प्राइटल है, ऑक्सीपिटल है, मिक्सिला है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बोन्स है। लेकिन अगर आप अपने लोअर जॉ को देखें तो लोअर जॉ कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बिग बोन। एक बिग बोन है जिसके ऊपर मेरी बियर्ड है, मेरी दाढ़ी उगी हुई है, राइट। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप यू कैन प्लेस योर फिंगर ओवर हियर। आप अपनी इस नॉच, जो ईयर की नॉच है, इसके पास अगर हाथ रखेंगे तो यू कैन फील कि इट इज अ साइट ऑफ आर्टिकुलेशन। ये उसके जुड़ने की जगह है, किसकी? लोअर जॉ के विद माई अपर जॉ। तो लिखना आपने क्या है स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ मैमल देयर इज अ सिंगल एक ही है लार्ज लोअर जॉ, और इस पर्टिकुलर सिंगल लार्ज लोअर जॉ को हम नाम कहते हैं स्टूडेंट, हम नाम देते हैं मैंडिबल। सो मैंडिबल पे हमारी बियर्ड ग्रो करती है एंड दैट वेरी मैंडिबल इज अ सिंगल बोन। एक और डिफरेंस जो हमें मैमल्स में नजर आता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लासेस वो ये है कि इनका जो मिडल ईयर है वो बहुत एडवांस है। यू नो कि ये मेरा पिन्ना है, इसकी हम बात कर चुके हैं पहले से, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर, कि ये मैमल्स का डायग्नोस्टिक फीचर है। इट हैज गॉट डिफरेंट कर्व्स। इन पर्टिकुलर कर्व्स के होने की एक ही लॉजिक है कि इट इज अ वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट, वेरी एफिशिएंट साउंड गैदरिंग अपरेटस। ठीक है, इनमें से हर एक कर्व की एक लॉजिक है, इससे हम साउंड को गैदर करते हैं और उसके बाद हम इसे प्लेस कर देते हैं। लुक एट दिस वेरी इमेज इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, means external auditory canal that terminates at eardrum. Now this eardrum, it is just there
टू प्रोड्यूस अ साउंड, लेकिन इस पर्टिकुलर साउंड की लाउडनेस, इसकी पिच, इसकी यू कैन से टोन, इसको कंट्रोल करने के नेचर ने क्या किया, हमारे मिडल ईयर को डिफरेंट किस्म के साजीने दे दिए, आप समझ लें, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स दे दिए। दोज आर गोइंग टू मॉनिटर ऑल दोज थिंग्स। हर बंदा आवाज़ को डिफरेंट वे पर में सुनता है, एवेल्युएट करता है, उससे महसूस होता है, डिपेंड करता है कि उसके मिडल ईयर में ये वाली बोन्स किस तरीके के हैं, कैसे अरेंज हैं, किस तरह उनका साइज है, ब्ला ब्ला ब्ला। मीन टू से बिगर ने सही गैस किया है कि सर ने बता दिया है कि यहाँ मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं। हमारे मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, लेकिन अगर आप इससे पहले वाली क्लासेस में देखें, आप बात करेंगे पाइसेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की, उन सारे के केसेस में हमारा मिडल इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उन सब में सिर्फ एक ही बोन थी और उस पर्टिकुलर बोन का नाम मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, कॉलियोमेला। कॉलियोमेला। और नेचर ने क्या किया कि इस कॉलियोमेला को रिप्लेस कर दिया विद अनदर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइस, और उस डिवाइस का नाम मेरे पास क्या था, मिडल ईयर, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज इंकस, दैट इज कॉल्ड एज इंकस। Other one is called as malleus. Other one is called as what? Malleus. And last one is called as stapes. So incus, malleus and stapes, these are 3 bones. Those are basically constituting my middle ear. Right. अतरा ने हमें टीथ के रेफरेंस से भी दूसरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रखा है या किया है, इसलिए कि हमारे पास जो टीथ हैं, हमारे पास जो टीथ है स्टूडेंट्स, उनके 3 फीचर आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, केतरा ने हमें दांतों के सिर्फ 2 सेट दिए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स, इट इज़ ट्रू विद ऑल मैमल्स। वी आर नॉट समथिंग लाइक शार्क्स। हम शार्क्स की तरह से नहीं हैं कि हमारे दांत दरमियान से बनना शुरू हों और वो बाहर की तरफ निकलते चले जाएं। याद करें, मैंने आपको शार्क्स के केस में यही बात बताई थी कि दांत दरमियान से निकलना शुरू होता है, बाहर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अल्टीमेटली गिर जाते हैं। दे हैव गॉट डेसिडुअस टीथ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं आता, हमें सिर्फ 2 सेट ऑफ टीथ से नवाजा है, राइट। उसमें से जो पहला टीथ का सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। आईएम लिखते हैं। आपको पता है कि अगर मैं हज़रत इंसान के बारे में बात करूँ तो हमारे जो पहले दांत होते हैं वो तकरीबन 7 बरस या इससे कमोबेश उम्र में गिर जाती हैं। दोज आर कॉल्ड द मिल्क टीथ एंड देन दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। ठीक है ना। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में 2 सेट हो दांत के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें नाम देते हैं स्टूडेंट्स डायफायोडोंट्स। डायफायोडोंट्स। अब देखें कि डाई का मतलब हो गया 2, फायो का मतलब हो गया सेट्स, डॉट्स मीन टीथ, डायफायोडोंट्स, राइट। फिर अगर मैं ये देखूं तो आपको पता चलेगा कि आप बोले शीशे में देखें कि आपके पास क्या सारे दांत एक जैसे हैं, तो आंसर इज नो। आपको पता चलेगा कि मेरे पास तो 4 डिफरेंट किस्म के टीथ हैं। जो सामने वाले हम उन्हें इंसिजर्स बोलते हैं, उसके बाद हम लोग केनाइन बोलते हैं, फिर हम प्री मोलर्स बोलते हैं, फिर हम लोग मोलर्स बोलते हैं। तो मेरे पास डिफरेंट किस्म के टीथ एक ही मुंह में प्रेजेंट हैं। तो जब मेरे पास डिफरेंट किस्म के टीथ एक ही बकल कैविटी में प्रेजेंट हो तो फिर मैं उस किस्म के दांतों को क्या नाम देता हूं, तो आंसर इज हेट्रोडोंट्स। हम क्या नाम है इसका, हेट्रोडोंट्स। हेट्रो मीन्स अदर्स और वेरियस, और डॉट का मतलब होता है टीथ। तो मेरे पास एक ही बकल कैविटी में मुख्तलिफ किस्म के दांत प्रेजेंट है। और अगर मैं चलूँ लास्ट फीचर की तरफ तो हमें नजर आएगा कि हमारा जो दांत है वो बड़े स्ट्रांगली एंकर्ड इनटू द गम्स। ठीक है। तो जब एक दांत बहुत स्ट्रांगली फिक्स्ड हो इनटू द यू कैन से जॉस, तो उसको हम लोग बोलते क्या हैं, उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स थीकोडोंट। THECODONT, dont, thecodont. So we have got a strongly fixed dentition, strong fixation. ठीक है स्टूडेंट्स।
our teeth have got three characters. We are diaphodonts, we are heterodonts, and we have got thecodont type of dentition. Right. स्कल की आखिरी बात, अगर आप अपने मीन्स मैमल से पहले के ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनके अंदर हमें एक ऑक्सीपिटल कंडाइल नजर आता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो हमारे पास देयर इज अ पेयर ऑफ व्हाट ऑक्सीपिटल कंडाइल्स. राइट, ये पेयर ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल यू कैन फील, मैं आपको दिखा रहा हूं. एक ऑक्सीपिटल कंडाइल मेरा यहां नजर आ रहा है समवेयर हियर, और ऑक्सीपिटल कंडाइल मेरा यहां है. राइट, इन दो कंडाइल्स की वजह से मुझे अल्लाह ने क्या दिया हुआ है, एक ऐसा हेड दैट कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड आई कैन रोटेट माई हेड एज वेल. इस पर्टिकुलर स्कल की वजह से आई कैन बी अ बेटर ऑब्जर्वर of my surroundings. I can be more alert about my prey. I can be more alert about my predation. तो नेचर ने हमें ऑक्सीपिटल कंडाइल दिए जिसकी वजह से मेरे हेड की रोटेशन और मोबिलिटी ऑन माई वर्टिबल कॉलम इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट एंड ईजी. राइट, तो ये भी आपने यहाँ पे बात याद रखनी है. OC stands for occipital condyles. Now we want to discuss the next feature, and next feature is respiratory system. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लुक एट दिस वेरी इमेज. इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हम आपको शो कर रहे हैं आप लोगों का ट्रंक रीजन, या किसी एलिफेंट का ट्रंक रीजन, या किसी जिराफ का, ज़ेब्रा का, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर मैमल, इट मे बी द माइस, इट मे बी द एनी मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म, इट मे बी डकबिल प्लेटिपस. आप किसी की भी बात कर लें, सारे मैमल्स के अंदर एक यूनिक फीचर डेवलप हुआ जो इवन इनके मोस्ट क्लोजेस्ट क्लॉड बीन बर्ड्स में भी नहीं था, और वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ डायाफ्राम. व्हाट वाज द फीचर? डेवलपमेंट ऑफ डायाफ्राम. अब जो डायाफ्राम है, ये बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक अपर पोर्शन दैट इज बेसिकली इनक्लोजिंग हार्ट एंड लंग्स, वी कॉल इट एज थोरेसिक कैविटी. फिर इसके नीचे ये मस्कुलर शीथ है जिसे हम नाम कह देते हैं डायाफ्राम, और नीचे वाला पार्ट मेरे पास क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज बेसिकली बियरिंग योर डिफरेंट एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव पार्ट्स. तो ये वाला करेक्टर डायाफ्राम जिसने आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया, ये हमें इससे पहले किसी ग्रुप में नज़र नहीं आता. फिर हम बात करेंगे एक और चीज़ की, दैट वाज द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स इंसान को असर तकवीम बनाने के लिए इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के बाद जो दूसरी चीज़ थी दैट वाज द कम्युनिकेशन, कि हम अपनी बात को दूसरे किस्म तक पहुंचा सकते थे, हम आपस में मिल के बातें कर सकते थे, और बिकॉज कि हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूरॉन का नंबर बहुत ज़्यादा था तो हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग कर सकते थे और इस दुनिया को अपने लिहाज से ढाल सकते थे. दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग द रूलर. तो दूसरी बड़ी चीज़ थी वो वॉइस बॉक्स था, दैट इज प्रेजेंट इन माई ऑफ कोर्स नेक. और उस पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स का नाम आपको पता है क्या होता है? यस, परफेक्ट, फेरिंग्स. और लेरिंग्स. और उस पर्टिकुलर लेरिंग्स में लुक एट दिस वेरी इमेज, हमें नजर आ रही हैं दो कार्टिलेज के बने हुए वोकल कॉर्ड्स, और इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही मैं वॉइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ. और उन पर्टिकुलर वॉइसेस को वर्ड्स बनाने वाली चीज़ का नाम क्या है? डेफिनेटली माई लोअर जॉ, माई टंग एंड माई लिप्स. ये उस पर्टिकुलर साउंड को अल्फाज बना देते हैं. तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास प्रॉपर एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट था, दैट इज बेसिकली लाई इन द लैरेंजियल रीजन, और इसके ऊपर एक होल था दैट इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस. अब इस पर्टिकुलर ग्लॉटिस में हमारी फूड जा सकती थी. नेचर ने उस पर्टिकुलर चीज़ को ब्लॉक करने के लिए ऊपर एक कवर भी प्रोवाइड किया दैट इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस. तो अगर मैं प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग को देखूँ तो इट इज़ अगेन परहैप्स द सुप्रीमेसी पे नजर आता है अपनी परफेक्शन में in this very group that is called as mammals, right? So these 2 points are very, very important in the terms of respiratory system. Now we want to move to the next step that is called a circulatory system. Let me discuss these things as number 1 heart. आपको पता है, ये आप डिटेल से जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर कि जो हमारा हार्ट है इट इज परफेक्टली 4 चैम्बर्ड. ये वाला हार्ट हमें बर्ड्स में और फिर
हमारे क्रोकोडाइल्स में नज़र आता है, गैवियालिस में नज़र आता है हम लोगों को, कि जहां हमें परफेक्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट नज़र आते हैं। उससे पहले वाले केस में हमारे 2 टाइप्स के ब्लड आपस में मिक्स हो रहे थे, या फिर हमारे पास सिंपल और सिंपल एक वीनस हार्ट था। लेकिन डबल सर्किट हार्ट हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में नज़र आता है, दैट इज परफेक्टली 4 चेम्बर्ड। यू नो, one side of the heart is meant to receive and pump impure blood, and other side of the heart is used to receive and pump what? The pure blood. तो ये हमारे हार्ट के बारे में आपने बात याद रखनी है। आगे हम चलते हैं इसकी RBCs के बारे में। except few are all group of mammals, they have got what? enucleated. Whenever we use the term enucleate, इसका मतलब है कि हमने न्यूक्लियस को ई कर दिया, मीन एग्जिट कर दिया, वहां से बाहर निकाल दिया। इट मीन्स RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड और दे आर विदाउट न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियस के बगैर RBCs नजर आते हैं अपने। हल्के हो गए, उनकी बुहेंसी बढ़ गई, उनकी स्पीड इन द ब्लड वेसल्स वो बढ़ गई। तो नेचर ने इस तरीके से भी मैमल्स को नवाजा है। अब हम बात करेंगे आप लोगों से ब्लड वेसल की। तो यू नो, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको इस बात का बिल्कुल पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में शामिल होती हैं आर्टरीज, राइट, एंड देन वी हैव गॉट व्हाट? द कैपिलरीज, एंड फाइनली वी हैव गॉट the veins that form after the convergence of capillaries। तो हमारे पास क्या बन जाती हैं? veins। तो इस वाले केस में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, it is closed circulatory system। what about our ability to adjust ourselves with our surroundings? mean to say, what about thermoregulation? इसको डिस्कस करने के लिए we want to move to the last column of the board। yes my dear students, हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि हम अपने एंसेस्टर की बात अगर करें तो मैंने रेप्टाइल पढ़ाते हुए आपको ये बात कही थी कि हमारे रेप्टाइल्स में ऑलमोस्ट हर चीज अपनी परफेक्शन को पहुंच गई थी। इफ दे वॉन्ट टू डिवेल द लैंड, अगर वो जमीन पे रहना चाहते थे तो उनके पास सारे के सारे फीचर्स इकट्ठे हो गए थे। हाँ, अभी उनके अंदर एक डेफिशिएंसी जरूर थी। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एंसेस्टर्स रेप्टाइल्स। वो क्या डेफिशिएंसी थी? कि दे वर एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, मीन कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते थे। बट व्हाट अबाउट यू? यू आर द रियल परफेक्ट ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज क्या आप अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है उसे हम नाम कह देते हैं एंडोथर्म। उसे हम नाम देते हैं क्या? एंडोथर्म, या हम इसे एक और नाम देते हैं पोइकिलोथर्म। तो वी आर पोइकिलोथर्म्स बिकॉज एंडो का मतलब होता है अंदरूनी और थर्म का मतलब होता है हीट। तो वी कैन प्रोड्यूस आवर ओन हीट दैट इज मच मोर देन आवर बेसिक नीड्स। तो हम उस पर्टिकुलर हीट से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? हीट अप कर सकते हैं। और उसके लिए डिफरेंट अपरेटसेस हैं जिसकी वजह से कि मैं अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व भी कर सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ। सो वी आर बेसिकली एंडोथर्म्स। What about the skeleton? So we have got the skull, you know very well, and we have got the vertebral column. You know very well कि जो मेरा skull है, it is used to protect the brain. इसकी मदद से मैं अपने brain को protect करूँगा, और vertebral column की मदद से definitely मैं अपने spinal cord को protect करूँगा, spinal cord। और आपको ये वाली बात भी पता है कि मेरे brain से nerves निकलती हैं, और उन पर्टिकुलर नर्व्स को मैं नाम देता हूं क्रेनियल नर्व्स का। क्या नर्व्स है नाम इनका स्टूडेंट्स? क्रेनियल नर्व्स। वो वाली नर्व्स जो मेरे ब्रेन से निकलती हैं मैं उन्हें नाम देता हूं क्रेनियल नर्व्स का। और क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में कितनी हैं? तो आंसर इज 12 पेयर्स, और ये वाला नंबर बाकी ग्रुप से 2 ज़्यादा है। यानी कि अगर आप फिशेस की बात करें, आप एम्फीबियंस की बात करें, आप रेप्टाइल्स की बात करें, तो उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं।
लेकिन हज़रत इंसान और उसके जो एलाई हैं मीन्स मैमल, उनके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। पर्टिकुलरली मैंने आपको 7th क्रेनियल नर्व के बारे में बताना है कि इट इज़ कॉल्ड एज द वागस नर्व, दैट इज़ द बिगेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल अगेन योर हार्ट थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस लिहाज से भी हमारा दिल जो है वो शो करता है रिस्पॉन्सेस टू आवर सराउंडिंग्स। ये मत समझे कि हम दिल से सोचते हैं, हमारे ब्रेन से अटैच होने वाली बिगेस्ट नर्व मेरे दिल से अटैच होती है, तो मेरी हर थॉट का ताल्लुक अफेक्ट सीधा सीधा जाके मेरे हार्ट बीट के साथ होता है। सो देयरफॉर हमारे शायर हज़रात ये समझते हैं कि शायद हम दिल से सोचते हैं, राइट। आगे हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की। तो वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स का नाम होता है स्टूडेंट्स क्या? स्पाइनल नर्व्स। कैन एनीबॉडी टेल मी कि मेरे पास कितने वर्टिबल कॉलम होते हैं, सॉरी कितने वर्टिब्री होते हैं? यस, परफेक्ट आंसर इज 33। मेरे पास 33 वर्टिब्री होते हैं। हर 2 वर्टिब्री के दरमियान में से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलता है। लुक एट दिस वेरी इमेज। तो इस वाले केस में आपको नजर आ रही है स्पाइनल नर्व्स। इस स्पाइनल नर्व में से अगर काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो आपने ये बात भी यहाँ याद रखनी है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ रिगार्डिंग वर्टिबल कॉलम, वो बात जो आपकी बुक में प्रेजेंट है कि आप छोटे से छोटी गर्दन वाला और बड़े से बड़े गर्दन वाले ऑर्गेनिज्म को देखें तो आपको नजर आएगा कि इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिब्री प्रेजेंट इन द नेक रीजन है, नेक रीजन में जो वर्टिब्री प्रेजेंट हैं उन्हें हम नाम देते हैं, वो क्या है? सर्वाइकल। सर्विकल भी बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग सर्वाइकल भी बोलते हैं। स्पेलिंग आपको आने चाहिए, CRVICAL, सर्वाइकल। दे ऑलवेज रिमेन फिक्स एंड देयर नंबर इज 7। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री है वो हमेशा क्या रहेंगे? 7। वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। गर्दन का साइज कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटे से मोल की गर्दन हो या वो जिराफ की गर्दन हो, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री ऑलवेज रिमेन 7। अगर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में आप लोगों को इनके अंदर नजर आता है वेरी वेरी लार्ज व्हाट? सेरिब्रम, राइट। सबसे बड़ा सेरिब्रम मींस वो न्यूरॉन्स जो मेरी कॉग्निशन में रीजनिंग करने के लिए चाहिए थे, दैट इज प्रेजेंट इन मैमल्स। और इन पर्टिकुलर सेरिब्रम को देखा है डिवाइडेड 2 हाफ्स, और हम नाम देते हैं क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय मींस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोजम। इस तरह की और बहुत सी बातें हम पार्ट 2 में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ याद रखें कि इनके पास बहुत बड़ा सेरिब्रम प्रेजेंट है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, उसका नाम करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर एक चीज़ जो आप लोगों को नजर आती है सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स में, वो है इनका मिड ब्रेन। अगर मैं आप लोगों से, ये तो फोरब्रेन की बात हो रही थी ना, अब हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं। मिड ब्रेन के अंदर आप लोगों को नजर आता है एक 4 लोब्ड स्ट्रक्चर। उस 4 लोब स्ट्रक्चर का नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब आपने इस बात को समझना है कि ये तो बेसिकली एक गैदरिंग है 4 जगहों पर, ठीक है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो इसमें आप लोगों को ये 4 बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, राइट। दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? मिड ब्रेन। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करूं प्रिमिटिव क्लासेस के साथ, मीन्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस के साथ और एम्फीबियन के साथ, तो नजर आएगा कि उस वाले केस में यहाँ पे जो कॉर्पोरा था इट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 जेमिनाई। तो लिखेंगे हम उस वाले केस में कॉर्पोरा बाइजेमिना। अगर मैं आप लोगों की ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी की बात करूं, यानी कि मैं आप लोगों की डेवलपमेंटल हिस्ट्री को देखूं, तो मुझे पता चलेगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पहले मेरे पास भी क्या थे? कॉर्पोरा बाइजेमिना थे।
और बाद में जो कॉर्पोरा बाइजेमिना थे ये डिवाइड हो गए इनटू 2 और उससे बन गए 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। तो कितने हो गए टोटल? 4। तो क्या कहलाए? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये एक और बहुत मार्क डिफरेंस है बिटवीन द मैमल्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, राइट। आइज की बात करें तो इनकी आइज दे आर बाइनोकुलर। इनकी आइज कैसी है स्टूडेंट्स? बाइनोकुलर। दूसरी बात ये है कि दे आर प्रोवाइडेड विद द आईलिड्स। इनके पास प्रॉपर आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं और इनके ऊपर प्रॉपर आई लैशेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप देखें तो बर्ड्स के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कोटिंग प्रेजेंट थी और जो हमें नज़र आई थी एम्फीबियंस के अंदर भी, का नाम था निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन्स। वो वाली मेम्ब्रेन हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, therefore we cannot be that effective swimmer, right। Now we want to discuss the last thing of the topic, that is called the reproduction। तो रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट अबाउट द सेक्सेस। तो अगर हम सेक्सेस की बात करें तो वी ऑर्गेनिज्म have got the 2 sexes definitely। One of them is called as the male, one of them is called as male, and definitely other one should be the female, other one should be what? The female। और अगर मैं इन 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो मैमल्स वाले केस में यूजुअली हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नज़र आती है। मींस कि मैं मेल मैमल को और फीमेल मैमल को बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं बाय जस्ट लुकिंग एट इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, राइट। सो यू मस्ट राइट कि देयर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कॉन्स्पिकुअस, बड़ी वाज़ेह किस्म की क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, राइट। अगर मैं गोनेड्स की बात करूं तो गोनेड्स जो हैं इन केस ऑफ फीमेल दे आर कॉल्ड एज ओवरीज, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ओवरीज। एंड दे आर इंट्रा एब्डोमिनल, ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द PSO मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का PSO मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस हैं दे आर नॉट लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में नहीं है बल्कि दे आर बेसिकली इनक्लोज्ड इन एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। और उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पाउच का नाम क्या देते हैं हम लोग? स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कोई बंदा आपसे पूछ ले कि अल्लाह ताला ने इन पर्टिकुलर टेस्टिस को बॉडी से बाहर क्यों यू कैन से रखा, तो आंसर इज कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। उसके लिए हमें टेम्परेचर को 2 to 3 और 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम रखना होता है, राइट। तो इस पर्पस के लिए हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं रेटिमीरा बाइल। आपको ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन केस ऑफ फिशेस इट वाज यूज्ड टू फिल द टैंक्स। यही वाला ग्लैंड यहाँ पे इफेक्टिव है और इस पर्टिकुलर नेटवर्क से मीन्स रेटिमीराबिला से या रेटिमीराबाइल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लॉस हो जाती है और टेस्टिस का टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारे हार्मोन्स इफेक्टिवली काम करते हैं और प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो दिस इज द रीज़न टू प्लेस टेस्टिस इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक। If we want to discuss the process of fertilization, तो fertilization is always internal और internal fertilization की रीज़न ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास एक proper intermittent organ होता है and that very intermittent organ is of course the pedis that is used to place the sperms inside the female body। आखिरी बात करेंगे आज की, वो क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज यूजुअली ऑफ कोर्स इन द यूट्रस में होगी। अगर ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या हैं? अगर ये ऑर्गेनिज्म हैं यूथेरियंस और यूट्रस में ही होगी। अगर ये हुए मेटाथेरियंस मीन समथिंग लाइक कैंगरू। लेकिन अगर ये बात करें हम किसी डकबिल प्लैटिपस वगैरह की तो डेफिनेटली फिर डेवलपमेंट किस में होगी? एग में होगी। और उस वाले केस में हम इसे क्या नाम देंगे कि डेवलपमेंट इज नॉट विविपेरस, रादर इट इज ओविपेरस, राइट। आखिरी बात हम कर रहे हैं ये कि जो डेवलपमेंट है वो एग में बिल्कुल कंप्लीट होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मेटाथेरियंस मीन कैंगरू की तो वहाँ पर डेवलपमेंट इनकम्प्लीट नहीं होती।
तो उस वाले केस में इस अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को फिर एक और पाउच में रखा जाता है जिसका नाम क्या होता है, मार्सुपियम। और मार्सुपियम में ये नॉट ओनली फीड करता है बल्कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है। लेकिन इन केस ऑफ एडवांस मैमल्स मीन यू मीन्स मॉडर्न एंड थीरिया मीन बीस्ट, तो जो सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनके केस में बात कीजिए तो डेवलपमेंट इज परफेक्टली कंप्लीट बिकॉज दे डू डेवलप अ वेरी स्पेशल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, राइट। तो प्लेसेंटा के ऊपर जाके हम बात को छोड़ते हैं बिकॉज कि इसी चीज़ के ऊपर के प्लेसेंटा बन सकता है या नहीं बन सकता, हम इस लम्हे पे अपने अगले लेक्चर की फाउंडेशन रखते हैं एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। क्लासिफिकेशन मैमल के साथ आपसे मिलेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में। और टिल दैट टाइम आई वांट टू से कि मुझे इजाज़त दें और आप लोगों से मुलाकात होगी लास्ट लेक्चर बीइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स के साथ। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ फर्स्ट योर सेल्फ बिकॉज सबसे पहले आपकी जान और फिर उसके बाद जाहिर है हम कहेंगे आपसे कि अपने पेरेंट्स की बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। आई वुड लव टू से यू। अल्लाह हाफिज़।